आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस। इसके पहले हम लोग रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें छोटे छोटे टर्म्स, छोटे छोटे जो डिस्कशंस थे उसको हमने कंप्लीट किया। और ये हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑप्टिक्स के बैकबोन्स हैं। ये ऑप्टिक्स के क्या है, बैकबोन्स हैं, और यहाँ से अच्छे अच्छे रिलेशंस फाइंड होंगे और आगे ढेर सारा न्यूमेरिकल इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखो कि जो स्फेरिकल सरफेसेस ये बनते कैसे हैं। ये जो स्फेरिकल सरफेस है हमको जो रिफ्रैक्शन करना है, ये सरफेस बनते कैसे हैं। तो इसका बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब में क्या कर सकते हैं, दो ले लेते हैं, एक और हम ले लेते हैं। ये तो ग्लास स्लैब हो गए। इसमें करना क्या है, अगर हम यहां सेंटर मान, देखो ध्यान से देखना, यहां से अगर हम सेंटर मान करके ऐसे हम आर्क बना दें, ठीक है, यानी ऐसे हम लोग क्या करें, ऐसे आर्क कर दें, ठीक है। ये आर्क क्या होगा, ये जो आर्क होगा किसी न किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा। ये जो आर्क है ये किसी न किसी स्फीयर का क्या है, पार्ट है, ठीक है। ये ऐसे आर्क बनाना है और इसको, ये जो पोर्शन है ग्लास का, इसको यहां से हटा दें, ठीक है, इसको ऐसे हम हटा देंगे। ऐसा काम यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। यहां सेंटर लेकर के यहां से क्या करिए, ऐसे हम लोग आर्क बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, ठीक है। आर्क बना करके इतने पोर्शन कट करेंगे हम लोग, देखिए इतने पोर्शन को हम क्या करेंगे, ऐसे कट करके निकाल लेंगे। ये पोर्शन को आप हटा दीजिए, यहां से इसको कट करके इसको हटा दीजिए। तो इस तरह से हमारे पास दो सरफेस बन करके आते हैं, ठीक। ये हमारे इस तरह से हमारे पास दो तरह के सरफेस बन के आते हैं। एक सरफेस हमारा ये ऐसे हो गया, जो कि कहलाएगा कॉन्केव सरफेस, और ये सरफेस हमारा इस तरह से यहां हो गया, ये कहलाएगा दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। ये दोनों सरफेस से किसी न किसी स्फीयर के पार्ट है, ठीक है ना। ये दोनों सरफेस जो हैं किसी न किसी स्फीयर के ये पार्ट है। तो ये हमने बताया कि ये सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस, और ये सरफेस कैसा, ये कॉन्केव सरफेस और ये कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। अब इसके छोटे छोटे टर्म्स हैं जो इसको देखते हैं। जैसे ये क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड दिस इज आल्सो सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये जो सेंटर है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके लिए भी हो गया एंड इसके लिए भी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये लाइन हमारी क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आल्सो प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। This point P is known as pole and this is also known as pole. This distance is called radius of curvature and this distance is also called radius of curvature. ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमको ये समझ रहे थे हम लोग, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये सरफेस कैसा हो गया, ये सरफेस हमारा कॉन्केव सरफेस हो गया और ये सरफेस हमारा कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। अब हमको क्या करना है, इन्हीं सरफेस से रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। और रिफ्रैक्शन का मतलब कि इसमें हमको फार्मूला इसमें डिराइव करना है कि ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इमेज की डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा, ठीक है, और साथ में रिफ्लेक्स का। तो ये क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज हमारे पास इस समय आ रही है। यानी कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन में हमें दो पढ़ना है, एक कॉन्केव सरफेस से और कॉन्वेक्स सरफेस से, ठीक है। दोनों सरफेस हम लोग रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। अब इसमें डिस्कस करने के बाद हम मेन जो डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव सरफेस में एक हम लोग डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन को हम ध्यान से देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो अब आते हैं, देखते हैं कैसे हमको रिफ्रैक्शन देखना था कॉन्केव सरफेस के लिए। तो कॉन्केव सरफेस हमने ले लिया, ये हमारा हो गया कॉन्केव सरफेस हो गया। इस कॉन्केव सरफेस में ध्यान देना, इधर जो मटेरियल है ये ग्लास है, इसका रेफरेंस इंडेक्स N2 है और इधर हमारा जो है इसका N1 है। फिलहाल इसको एयर ले लेंगे, इसको हम ग्लास ले लेंगे, या आप कोई भी मीडियम ले सकते हो, बट अभी हम लोग इसको रेयर मानेंगे और ये डेंसर है, ये रेयर और डेंसर, ठीक है। ये N1 है, इसका क्या है N2 है। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमको ये देखना कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देखना ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखिए कहां बनेगा।
तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए इससे दो रेस को हमको निकालना पड़ेगा। तो एक रेस हमारी जो देखो सीधे क्या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऐसे जा रही है, जो बिना मुड़े हुए सीधे चली जाती है, ठीक है, बिना मुड़े हुए सीधी चलेगी फोर्स से होते हुए। अब दूसरा क्या करते हैं, इस रे को आगे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, कर्व सरफेस पर आगे की तरफ ले जाते हैं। तो देखो ध्यान से, ये लाइट हमारी कर्व सरफेस ये चली आगे, यहां पे जाने के बाद ये लाइट क्या है, ये लाइट तो हमारी सीधी जानी चाहती थी ऐसे, ठीक है ना, लेकिन ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम। ये मीडियम कैसा है, डेंसर। तो लाइट क्या होगी, रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल तरफ झुक जाएगी। अब नॉर्मल कैसे आएगा, तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हम मिला दें कर्व सरफेस पे तो हमारा नॉर्मल बन जाता है, यानी हमारी ये लाइन क्या होगा, ये हमारी लाइन हमारी हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है, ये लाइन हमारी नॉर्मल हो जाएगी, ये नॉर्मल हो गई। और यानी हमारा ये क्या होगी, हमारा नॉर्मल, ठीक है। लाइट ऐसे सीधे जानी चाहती थी लेकिन ये नॉर्मल तरफ झुक जाएगी। तो पहले ये देखो, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से नॉर्मल ये हो गया और ये इंसिडेंट रे हो गई। तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक। ये लाइट सीधे जाना चाहती थी लेकिन ये टेंशन कर झुकेगी, यानी नॉर्मल तरफ झुक जाएगी क्योंकि रेडियस से टेंशन जा रही है, तो ये ऐसे झुक गई ऐसे, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल बनेगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब क्या करेंगे, इसको हम पीछे की तरफ लाएंगे, इस लाइन को पीछे की तरफ, जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है इसको अब होगा पीछे। क्यों लाएंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट रे आगे बढ़ाने पे फैलती जाएगी और ये आपस में दोनों ये दूर होते जाएंगे, तो आगे इमेज तो बनेगा नहीं। तो करते क्या है, इसको हम पीछे लाते हैं, ठीक है। जब हम पीछे लाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज कहां बनेगा, इस पॉइंट आई पे बनेगा, ठीक है। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज क्या बन गया, वर्चुअल इमेज हमारा बन गया आई, ठीक। यानी ये पॉइंट हमारा कौन सा, ये पॉइंट हमारा ए था। दोबारा देखो, एक रे चली कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, ये सीधी चलेगी मीडियम मुड़े हुए। दूसरे हमारी ये चल रही इंसिडेंट हो रही है, जो यहाँ एक पहुंचने के बाद रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट का मतलब ये नॉर्मल तरफ झुक जाएगी, ठीक है। ये जाना चाहती थी सीधे, ठीक है, ऐसे ही जाना चाहती थी, तो ये क्या है, नॉर्मल तरफ झुक जाएगी, ये नॉर्मल तरफ झुक गई और इस तरह से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये दोनों रे आगे बढ़ाने में फैलती जाती है। पीछे बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट आई पे कट करेगा। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का ये वर्चुअल इमेज बन जाता है। फिर हम करते क्या है, यहाँ से ये नॉर्मल लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से इस प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल लगा देंगे, इसका नाम हम m कर देंगे और इस हाइट को h कर देंगे, यानी जो am होगा इसको हम h मानेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हमें पता है, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, दिस इज u। साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको हम लोग माइनस लेंगे। ये हमारा इमेज है, इमेज से पोल की डिस्टेंस कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड v। ये डिस्टेंस हो गई v, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डिस्टेंस हो गई रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा r। देखो ये सारी डिस्टेंस हमको पता हो गई और ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये u, v और r तीनों कैसे होंगे, तीनों हमारे माइनस हो गए, ठीक है। तो डायग्राम मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो बाकी कैलकुलेशन हमारा बहुत आसान होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखते हैं इसको। तो ये हमारा ये डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में एक चीज और हम करेंगे, इस एंगल को अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे, ठीक है, और ये एंगल हमारा गामा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा, इमेज के लिए बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के हमने गामा मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट ए पर, ठीक है, एट ए, पॉइंट ए पर हम स्नेल्स लॉ को लगाएंगे, एट ए अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ। तो क्या होगा स्नेल्स लॉ के हिसाब से, साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज इक्वल टू, लाइट कहां से, रेयर से टेंसर में n1 से n2 में जा रही है, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा n2 अपॉन n1, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन i इंटू n1 इज इक्वल टू साइन r इंटू n2, ठीक है। ध्यान देना क्या करने जा रहे हैं, अगर ये एंगल हमारे छोटे हैं, i और r छोटे हैं, तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में साइन को हम छोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा i इंटू n1 इज इक्वल टू r इंटू n2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। साइन i इंटू n1
इज इक्वल टू साइन r इंटू n2। एंगल छोटे हैं तो साइन को हटा देंगे, सो i इंटू n1 इज इक्वल टू r इंटू n2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम i और r की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म में निकालेंगे। क्या करेंगे, i और r की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो पहले हमारे पास ट्रायंगल है o a c, ध्यान देना o a c, इसमें ये एंगल अल्फा है, ये एंगल हमारा क्या है i है, और ये एंगल क्या है गामा है। तो हमको ये पता होता है, ठीक है, ये गामा एक्सटर्नल एंगल है, तो ये क्या है, यानी गामा इज इक्वल टू i प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस i इज इक्वल टू गामा। तो ट्रायंगल हमारे पास OAC में, ट्रायंगल OAC में क्या दिख रहा है हमको, अल्फा प्लस i इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ से i कितना हो जाएगा, यहाँ से i हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। ऐसे हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, IAC, ट्रायंगल IAC। ध्यान देना ये एंगल हमारा r है, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। तो ट्रायंगल IAC में बीटा प्लस r इज इक्वल टू गामा। तो ट्रायंगल IAC में क्या हो जाएगा, बीटा प्लस r इज इक्वल टू गामा। सो r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो हमने क्या निकाले, हमने i और r की वैल्यू निकाली अल्फा बीटा गामा के टर्म में। इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो i इज इक्वल टू क्या है, गामा माइनस अल्फा इनटू n1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, r की वैल्यू है गामा माइनस बीटा इनटू n2। यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम ये ध्यान देंगे कि i अल्फा और बीटा को एक तरफ और गामा को क्या करेंगे, हम लोग एक तरफ कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए गामा अल्फा, गामा माइनस अल्फा है, और ये गामा माइनस बीटा, गामा को उधर ले आएंगे, अल्फा बीटा को उधर लाएंगे। तो ये मैं इसको हम ऐड कर दें, ध्यान से देखना क्या होगा, इसका ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस बीटा इनटू n2 इधर आएगा, ये हो जाएगा बीटा इनटू n2, यहाँ माइनस अल्फा इनटू n1, और इधर गामा n2 माइनस गामा n1, तो ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, गामा को बाहर निकाल लोगे, ये हो जाएगा n2 माइनस n1। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम करते क्या है, अब इसमें हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यूज कहां से आएंगे, ध्यान देना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहां से निकालेंगे tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा, इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे और देखते हैं वैल्यू कहां से आएंगे। जरा अल्फा देखिए, अल्फा कहां दिख रहा है, तो अल्फा आपको यहां दिख रहा है, ये हो गया अल्फा। ठीक है, तो tan अल्फा क्या है, tan अल्फा नॉर्मल अपॉन बेस, tan अल्फा नॉर्मल अपॉन बेस, दैट इज am अपॉन om। tan अल्फा हो गया am अपॉन om। ऐसे tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा am अपॉन im, am अपॉन im हो जाएगा। देखो tan बीटा am अपॉन im एंड tan गामा क्या होगा, am अपॉन cm, सो इट बिकम्स am अपॉन cm। अब देखो इसमें क्या एजम्पशन लेना है, एजम्पशन ये लेना है कि अगर पॉइंट A जो यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा था वो पोल के पास में हो जाए, देखो अगर ये जैसे जैसे इसके नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा। देखो जब A कहाँ P के पास पहुंचेगा तो ये जो M है, सपोज करो A को हम यहाँ मानते हैं, तो नॉर्मल जब गिराएंगे तो वहाँ यहाँ पे आएगा, P के और नजदीक आएगा। ऐसे ही जब पॉइंट शिफ्ट होते 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 कहाँ चला गया, P के पास में चला जाएगा, तो ये M शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, P के पास में। और ऐसे कंडीशन में अल्फा बीटा गामा तीनों छोटे हो जाएंगे, ये तीनों एंगल कैसे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। कैसे, जब A को आप यहाँ P के पास ले जाओगे, यानी अपर्चर इसका छोटा कर दोगे, तो अल्फा बीटा गामा तीनों छोटे हो जाएंगे, और ये जो पॉइंट M वो शिफ्ट होकर कहाँ, पॉइंट P के पास में चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फा, जब ये अल्फा छोटा हो जाएगा तो tan अल्फा को हम लोग अल्फा से लिखेंगे, एंड दिस अल्फा इज इक्वल टू जो am है वो कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा P के पास में, तो हम लोग लिखेंगे am, और ये जो OM दिख रहा है तो वो दैट इज बिकम्स OP, वो क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा।
ऐसे हमारे पास बीटा tan बीटा ये बीटा हो जाएगा और लिखा जाएगा am अपॉन ये IP हो जाएगा और थर्ड जो हमारे पास आएगा गामा इज इक्वल टू am अपॉन दिस बिकम Cp। ठीक है, am की वैल्यू हम लोग h मान रहे हैं तो यहाँ h मान लो। What is OP? OP is the distance of object, that is minus u। साइन कन्वेंशन के साथ इसको माइनस में लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा? IP is the distance of image, that becomes minus v। और ये थर्ड क्या हो जाएगा? h upon that is Cp is equal to radius of curvature minus capital R। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? तो इन वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से जरा देखो क्या हो रहा है हमारे पास। तो इक्वेशन 2 से हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को पुट करना है। सो देखो बीटा इज इक्वल टू क्या है? बीटा इज इक्वल टू h अपॉन माइनस v। तो हमारे पास हो गया h अपॉन माइनस v इनटू दैट n2 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है? h अपॉन माइनस u दैट इज n1 इज इक्वल टू, यहाँ गामा की वैल्यू क्या है? तो h अपॉन माइनस r एंड दिस इज n2 माइनस n। ठीक है, h ये कैंसिल हो जाएंगे और ये नेगेटिव साइन तीनों से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास रिलेशन आ जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम यहाँ एक फाइंड कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बोर्ड के एग्जाम में सीधे आपसे पूछता है, ये फॉर्मूला दे देगा और कह इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो बड़ी अच्छी बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है वो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए सेम आता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स सब के लिए सेम आता है। इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको मान लो 3 मान लेते हैं। ये फाइनल फॉर्मूला तो हो गया, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। इस पूरे इक्वेशन में हम n1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई n1 से इस सब में डिवाइड करेंगे बारी बारी से। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस n1 डिवाइड बाई n1 अपॉन q इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 माइनस n1 डिवाइड बाई n1 डिवाइड बाई r। ये क्या बन करके आ जाएगा? ये हो जाएगा देखिए n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r, n माइनस 1 अपॉन। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, दोनों रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। दोनों रिलेशन एक ही है, दोनों के लेकिन अलग अलग तरीके। अलग तरीका मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको n1 n2 दोनों देगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और सिर्फ n देगा यानी इसके रिस्पेक्ट में इसके रिफ्लेक्स n देगा तो क्या होगा? आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस रिलेशन को आप तभी अप्लाई करेंगे जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो, ऑब्जेक्ट यानी लाइट कहाँ से जा रहा है? रेयर से डेंसर में जाए। तो ये ध्यान देना है, लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाए तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। अगर ये डेंसर से रेयर होगा तो ये फॉर्मूला चेंज करता है। कैसे चेंज करता है कि अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो हमें इसको इंटरचेंज करना रहता है। इसको इंटरचेंज करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं और साथ में जो n है इसकी जगह पे 1 अपॉन n कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रिलेशन हमारा आ गया, इसके लिए कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ गया, जिसमें आएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। या इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ध्यान ये देना है कि ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेयर मीडियम में। ठीक है, इन रेयर जर्न फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अब इसमें देखो कि अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर यानी अब इसका देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता? डेंसर में होता। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता? तुमने क्या बताया? ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर। ठीक है, ये रिलेशन क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r।
एक ये रिलेशन आएगा जो हमने कहा इंटरचेंज हो जाएगा। और इस फॉर्मूले में n की जगह पे 1 अपॉन n कर देते हैं, n की जगह पे 1 अपॉन, यहाँ भी 1 अपॉन n। तो ये हमारा कैसे लिख सकते हैं क्या कि 1 अपॉन n v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r। ये दो फॉर्मूले हमारे हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर है तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज करेंगे, अगर ये रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अब देखो क्या करना है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हमने फाइनली रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर लिया और कहां पे कर्व सरफेस में। और वो कर्व सरफेस कैसा है, वो कर्व सरफेस हमारा कॉनकेव है। तो हमने क्या किया, कॉनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया। इसको डिस्कशन से हमारे पास रिलेशन आया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट इमेज रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशंस है, इनको हमने फाइंड किया और इसकी मदद से हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात और कि जो डायरेक्शन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कॉनकेव के लिए, सेम डायरेक्शन हमारा कॉन्वेक्स के लिए भी आएगा। ये फॉर्मूला हमारा कॉन्वेक्स के लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। बिल्कुल यही स्टेप सारे रहेंगे, इसी तरह से वहां भी स्टेप्स फॉलो करेंगे और ये फॉर्मूला हमारा वहां भी रहेगा। तो क्वेश्चन अगर इसमें याद रखना, ध्यान देना रहेगा कि लाइट, पहली चीज तो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है। और इसको हम फिर ये भी देखेंगे कि ये जो हमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो वैल्यूज लेनी है, कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव लेनी है। फिलहाल कॉनकेव वाले सारे केस में कैसा है, तो सारा नेगेटिव ही लेना है। कॉन्वेक्स में अलग अलग आ जाते हैं। तो कॉन्वेक्स में दो चीजें होती है, कॉन्वेक्स में इमेज हमारा रियल भी बन जाता है और वर्चुअल भी बनता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स में क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और उसमें दो कंडीशंस होती है, इमेज आपका रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। तो उस तरह से इसको देखते हुए क्या करेंगे, उनके वैल्यूज में नेगेटिव पॉजिटिव को हम लोग सेट करेंगे। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के बारे में देखा और इसको अच्छे से हम लोग समझ लिए। तो अभी हम लोग कॉनकेव के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी पिछला डाटा हमारा वही सेम है, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम को आप क्लियर कर देते हैं और फिर जहां छोटे छोटे चेंजेस करने उसको आपको चेंज करके हम दिखाते हैं कैसे करना है। तो कॉन्वेक्स वाले केस में दो कंडीशंस आती हैं, एक बार तब जब इमेज हमारा कैसा बनता है, रियल बनता है, और एक वो होता है जब इमेज हमारा वर्चुअल बनता है। तो अभी हम केस बता रहे हैं कि जब इमेज हमारा कैसा बनेगा, रियल बनेगा। रियल कैसे बनेगा, तो ये देखो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका आपका n2 है। ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम, हमारा ऑब्जेक्ट है जो रेयर मीडियम है। तो इससे लाइट चल रही है, लाइट ले आते हैं, ठीक है। ये हमारी पहले तो लाइट आप निकालिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट जो सीधी चली गई बिना मुड़े। दूसरी रेंज हमारी ये जा रही है, ध्यान से दूसरी रेंज हमारी ये चली गई, यहाँ पहुंच गई। अब ये लाइट कहाँ जाना चाहती थी, ये लाइट तो सीधे जाना चाहती थी, ये सीधे ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन ये लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। नॉर्मल कहाँ है, तो ये देखो हमारे ये नॉर्मल हो गया, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया, ये हमारा हो गया नॉर्मल। लाइट जाना था, तो लाइट को सीधे जाना था, सीधे जाना था, लेकिन नॉर्मल तरफ ये झुकेगी, ठीक है ना। रेयर से डेंसर जाएगी तो ये नॉर्मल तरफ झुकेगी और ये झुकी लाइट और ऐसा झुकी कि जा करके सीधे ये इस पॉइंट आई पर कट कर दिया, ठीक है। पॉइंट आई पे कट कर दिया, इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन गया, कहां पे, आई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा u हो जाएगा, जो कैसा होगा, अच्छा ये तो हमारा पोल है, ये डिस्टेंस हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और ये ध्यान देना है ये हमारा क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस v है जो कि पॉजिटिव दी जाएगी। अब हमें करना क्या था, एक हमको पॉइंट A से नॉर्मल ड्रॉ करना था, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये नॉर्मल हमारा n हो गया। ऑब्जेक्ट वाले एंगल को लिखते थे हम लोग अल्फा, इमेज को लिखते थे हम लोग बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते थे गामा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, देखो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो इसके बीच का जो एंगल है ये बनेगा हमारा I, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। और नॉर्मल ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो हमारे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। सारी चीज हमने क्लियर कर दी, ठीक है।
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, क्योंकि नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है, इनके बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया। अल्फा बीटा गामा हमने चूज कर लिया, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और इसको एच ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट हम वहां लगाए थे कि पॉइंट ए पर स्नैच ब्लॉक लगाएंगे, लाइट कहां n1 से n2 पे जा रही है, ये चीजों को क्लियर करेंगे, और फिर आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म में हम लोग निकालेंगे। तो अब इधर देखते हैं, फिर से वही कंडीशन आ गई कि पॉइंट ए पर स्नैच ब्लॉक को लगाएंगे, सेंस लॉ sin i अपॉन sin r दैट इज n2 अपॉन n1, ये तो पहले ही हमने डिस्कस किया था। मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई किया तो sin i into n1 is equal to sin r into n2 हो गया। एंगल छोटे करके हमने sin को यहां से हटा दिया, तो i into n1 is equal to r into n2, इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमारा वही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ट्रायंगल OAC में। ट्रायंगल OAC में क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, ठीक है, इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक। ये हमारे पास ये जो आई वैल्यू ये आ गई, इसको रिलेशन यूज करेंगे, क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा, देख लो, अल्फा प्लस द ट्रायंगल OAC में अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ये गामा प्लस अल्फा कर दो, वही बात है, आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस, यानी आई को हमको मिल गई। अब क्या निकालना है, आर के निकालना है, तो आ जाओ ट्रायंगल IAC में, इमेज हमारे ट्रायंगल IAC में आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो क्या है, आर, देखो यहां फिर से ये हो गया बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू हो गया बीटा प्लस आर, सो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो ये तो हमारा सेम जो पहले था, ये अभी भी हमारा वही रह गया, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब इसमें हम लोग फिर से जो हम वहां डिस्कस कर रहे थे कि हम अल्फा बीटा गामा की बात कर रहे थे, और उस अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। तो अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में, आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, तो गामा प्लस अल्फा आई हो गया इनटू n1, और आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा इनटू n2, ठीक है, वही चीज आ गई, बस डिफरेंस क्या है, माइनस था हमारा ये प्लस हो चुका है, बाकी तो वैसे ही है। अब अल्फा बीटा गामा को एक तरफ करेंगे तो देखो क्या होगा, ये बीटा n2 हमारे इधर आएगा, तो ये ऐसे रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा इनटू n1, और ये क्या होगा, गामा n2 माइनस n1, गामा n2 माइनस n1, ठीक है, देख लो गामा n2 और ये माइनस n1 होंगे, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, ये तुम्हारा बात का सेक्शन है, अभी इसको नहीं देखना है। अब यहां से आते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को दोबारा पुट करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को कैसे, तो tan अल्फा tan बीटा और tan गामा, ठीक है। तो tan अल्फा हमारे पास दोबारा देखो, tan अल्फा हो गया am अपॉन दैट इज om, am अपॉन om, tan बीटा, tan बीटा का ये बीटा हो गया tan बीटा दैट इज am अपॉन im, और tan गामा हो गया am अपॉन cm, यानी ये tan की वैल्यू तो वही सेम रह गई। एंगल फिर से कि एपर्चर हमारा छोटा है, ये भी हमारा छोटा है, या a कहां शिफ्ट हो गया, p के पास में, तो m शिफ्ट हो जाएगा इस p के पास में, तो ऐसे केस हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे केस में फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको tan अल्फा को अल्फा लिख लेंगे, tan बीटा को बीटा, tan गामा को गामा लिख लेंगे, तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, जो ये हमने जो OM लिखा था वो OP के बराबर, जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा a के पास, तो m भी p के पास शिफ्ट रहेगा, यानी डाटा तो हमारा सेम वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे साइन कन्वेंशन याद रखना है, तो साइन कन्वेंशन अल्फा के लिए h अपॉन ये OP, तो OP हमारा कैसा होगा, ये तो माइनस ही होगा, IP का मतलब ये क्या होगा, IP हमारे लिए देखो क्या हो जाएगा, IP का मतलब ये हमारा V, तो V हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और RB कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। वापस यहाँ रख लेते हैं, क्या रखना है, V तो हमारा देखिए V क्या हमारा, V हमारा प्लस है, R भी हमारा प्लस है, ठीक है, और बीच में है देखो ये वैल्यू क्या है, ये हमारी प्लस, ये वैल्यू हमारी प्लस है, और ये हमारा कैसा है, माइनस। तो देखो H तो कैंसिल हो जाएगा,
अभी हम इसको छोड़ दीजिए, h कैंसिल हो जाएगा, तो h तीनों में से कैंसिल कर दो, हमारे पास क्या बचेगा, देखो n2/v माइनस n1/u दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। फिर से हमारे पास वही फॉर्मूला आ गया जो हम लोग पहले प्रूफ किए थे, ठीक है। इस फॉर्मूले को फिर से हम लोग चाहे तो n1 से डिवाइड करके यहाँ निकाल सकते हैं, और वही सेम कॉन्सेप्ट फिर से लगा सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो, रेयर में, तो हमारा रिलेशन, ये ऑब्जेक्ट हमारा टेंशन में हो, तो ये फॉर्मूला हमारा फिर से ऐसे कन्वर्ट हो। तो हमने क्या किया, दोनों की मदद, दोनों फॉर्मूले के हिसाब से हमने डिराइव कर दिया, थोड़े बस चेंजेस करके हम लोग दोनों डार्विन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको हमको डेरिवेशन करना था। मेन चीज था आपको इस डायग्राम को समझना, इस डायग्राम को क्लियर कर लेंगे तो बाकी हमारी सिंपल सी मैथमेटिक्स है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें क्लियर हो जा रही हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना था, और ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन लगाने को तैयार हैं, अब इसमें क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।